Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the general engineering and the part is the mechanical engineering lecture number 2. अभी जो सेशन चल रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट 2 है। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करेंगे तो 06 2000 या फिर 2021 की बात करेंगे। दिस इज कॉमन फॉर द सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट सी कह सकते हैं इसे। जो मैकेनिकल का जो पोर्शन दिया गया है, मैकेनिकल का कुछ पोर्शन इस तरीके से है, बट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो सेकंड पार्ट है आपको थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमारा ये वाला पोर्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सबस्टेंसेस, यानी कि बेसिक जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कमिंग साइकिल्स आएगा उसमें नेक्स्ट में साइकिल्स देखेंगे, साइकिल क्या है, फर्स्ट साइकिल क्या है, सेकंड साइकिल क्या है, या फिर उसके जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, या थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो सेकंड पार्ट है, मिलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो उससे पहले जिन लोगों ने सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप। यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, PYQ, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, इंटरव्यू गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। वीडियो लेक्चर्स दो फॉर्मेट में होते हैं, एक स्पेशल क्लास के फॉर्मेट में, दूसरा प्रीमियम कोर्स के फॉर्मेट में। स्पेशल क्लास इज टोटली फ्री, देयर इज नो एनी चार्जेस। प्रीमियम कोर्सेज का एक मिनिमम चार्जेस लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रेड गुरुकुल। आपको अगर रजिस्टर करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है JSSC, JEE सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। जस्ट गो एंड इनरोल योर सब्जेक्ट, चाहे आप जनरल इंजीनियरिंग के लिए करें या सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जनरल नॉलेज के लिए करें, या कंप्लीटली पैकेज कर सकते हैं। यू विल गेट दिस प्राइसेस, इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। सेव 10 कूपन यूज कर लेना है, SAVE10, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। ये देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट, थर्मल एनर्जी। यू कैन जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि ये जो थर्मल एनर्जी होगा, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा कम करने दीजिए। अगर आप बात करते थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज करेक्ट, बट व्हाट दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट, थर्मल एनर्जी, इनटू थर्मल एनर्जी। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गया। एंड मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी में। एंड रिवर्स प्रोसेस हीट एनर्जी इनटू वर्क, एंड रिवर्स प्रोसेस हीट इनटू वर्क। ये दो चीजें क्लियर हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द थर्मल एनर्जी एंड रिवर्स प्रोसेस हीट एनर्जी इनटू वर्क एनर्जी, या फिर हीट इनटू वर्क कह सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बेसिक पैरामीटर्स आपको सारे चीजें क्लियर हो गए। अब नया चीज आपसे पूछा जाता है कि भाई स्केल बताइए कि स्केल क्या होता है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसमें क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे कि सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर र्यूमर में कैसे मतलब किसी का कन्वर्जन किसी से भी पूछा जा सकता है। तो एक बेसिक रिलेशन जो होता है, जो बेसिक रिलेशन अगर आपको इन सब का पता होगा तो यू कैन इजिली कैलकुलेट एनीवन। जैसे कि मान लिया कि सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है या फिर फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यू जस्ट नीड टू नो दिस इक्वेशन कि C/100 इक्वल्स टू F-32। ये आपने क्लास 11-12 में पढ़ा भी होगा, ऐसा है कि नहीं पढ़ा, ये पढ़ा भी होगा बट भूल गए होगे। K-273/100 इज इक्वल्स टू R/80। तो ये एक बेसिक रिलेशन है, एक बेसिक पैरामीटर्स है जो आपको याद रखना है। अब किसी से किसी में पूछा, जैसे कि सेल्सियस से फारेनहाइट में पूछेगा तो आप कन्वर्ट कर दोगे, फारेनहाइट से केल्विन में पूछे या केल्विन से सेल्सियस, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंड व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट। अगर क्योंकि देखो
जब आप वर्क करते हो, जो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, दे मे बी आस्क इन द एसआई सिस्टम। मोस्टली 90% क्वेश्चन जो होते हैं एसआई सिस्टम में। समहाउ सम ऑफ द सिस्टम में भी आस्क इन द सीजीएस सिस्टम, बट मेजरली जो चांसेस होते हैं वो एसआई सिस्टम में पूछे जाने के सवाल होते हैं। तो एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट, तो एसआई एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम तो क्या होता है, केल्विन। केल्विन ये आपने 12th में ही पढ़ा होगा, केल्विन, जो के लिखा हुआ केल्विन। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ स्केल, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्केल है, दैट इज द स्केल इज द C फॉर द सेल्सियस, A फॉर द फारेनहाइट, K फॉर द केल्विन एंड R फॉर द र्यूमर। तो ये चार अलग अलग स्केल है, डिफरेंट डिफरेंट चार अलग स्केल है। इसके बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट राइट इट एज कि टेम्परेचर लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ स्केल और डिफरेंट टाइप ऑफ द स्केल। दैट स्केल इज द सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। गॉट इट। एंड एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, SI unit of the temperature is the Kelvin. This is the basic two terms with respect to the scale of temperature. Got it? अब एक नया टर्म आता है, that is the इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट होते हैं इक्वेशंस के, तो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा कि आइडियल कंडीशंस क्या होता है या फिर रियल कंडीशन क्या होता है। फॉर द गैस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द गैस की रियल कंडीशन क्या होता है और आइडियल कंडीशन क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशन। क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। काफी सिंपल है, काफी सिंपल तरीके से इसको ऐसे लिखे कि दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन between what, thermodynamic variables। गॉट इट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में अगर हम बात करें कि आइडियल गैस के केस में क्या हो जाएगा, डू हैव एनी आइडिया, डू हैव एनी आइडिया कि आइडियल के केस में क्या हो सकता है या फिर रियल गैस के केस में क्या हो सकता है, इज नोन इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। किस सिस्टम की बात करेंगे, तो आइडियल गैस की अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट की फॉर आइडियल गैस, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी, आई होप सो कि सबको ये पता होगा पीवी बराबर एन आर टी। उसी तरीके से अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस के टर्म्स में भी चीजें को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो दो अलग अलग कंडीशन है, पहला कंडीशन आपको चीजें क्लियर होगा, सेकंड कंडीशन में क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल द इक्वेशन ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इक्वेशन दैट इज द पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ विच लॉ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो डू हैव एनी आइडिया कि किसका कॉम्बिनेशन है, तो इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नाम सुना होगा बॉयज लॉ का, चार्ल्स लॉ का, तो नीचे लिख देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ, this is the combination of Boyle's law, Boyle's and Charles law लिख देता हूं सीधा, चार्ल्स लॉ। क्या होता है आइडियल गैस, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इट इज द आइडियल गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच लॉ, तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ दैट स्टेट्स with respect to what, with respect to constant temperature and pressure is inversely proportional to volume। तो ये क्या कहता है, इन दोनों ने क्या कहा था, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि states that, इसको इस तरीके से लिखिए states that, या फिर पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है, आपको समझ में आ जाएगा चीजें कि इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है कि आइडियल गैस के कंडीशंस बताओ, तो आइडियल गैस के कंडीशंस में आपको ये लिखा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट,
क्योंकि सिविल और इलेक्ट्रिकल को बच्चों को ये नहीं पता होता है मैकेनिकल का टर्म्स, सो मैं आपको कंप्लीटली लिखाता हूँ। द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। इट इज अ result of combination of Boyle's law and Charles law. Boyle's law and Charles law. Boyle's law states कभी आपसे पूछ लिया जाए states that at constant pressure नहीं constant temperature, pressure is inversely proportional to what? Volume. Proportional to volume. तो समहाउ कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो आइडियल गैस के केसेस में आप ये चीजों को लिख सकते हो। उसके बाद सेकेंडरी क्या टर्म आपके सामने आता है, सेकेंड कंडीशंस क्या कहलाएगा कि यहाँ पे लिख सकते हो कि n नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं। यहाँ पे छोटू सा एक टर्म लिख लीजिए, दैट इज द n मोल्स। गॉट इट। ये तो आपने आइडियल गैस के लिए लिख लिया। अब दूसरा जो आपको आएगा, दूसरा वाला जो आता है वो आपको तो रियल गैस की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर द आइडियल गैस एंड द सेकंड वन इज फॉर द रियल गैस। तो रियल गैस के केस में क्या इक्वेशन होता है, व्हाट आर द इक्वेशन, व्हेन यू नो द इक्वेशन, द सेकंड वन फॉर रियल गैस। तो देखो रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस में जो इक्वेशन होता है वो होता है P प्लस A बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बेसिकली डबल ब्रैकेट क्लोज होता है, इनटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। अब ये क्या कहलाता है, सो ध्यान से सुनिए कि जो आपका ये कौन सा इक्वेशन कहलाता है। सबसे पहला तो इक्वेशन जैसे कि ऊपर वाला जो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन है, तो दिस इक्वेशन इज फॉर द रियल गैस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 मोल। तो द वंडर वॉल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हो गया, वंडर वॉल इक्वेशन। याद रखिएगा नाम, क्योंकि ये चीजें पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। वंडर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस। पहला चीज क्लियर हो गया। अब इसमें कंडीशन ये होता है कि P क्या कहलाता है भाई, और तो P जो है आपका वो प्रेशर कहलाएगा, V जो होता है वो आपको वॉल्यूम कहलाएगा, T जो हो गया वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। R की बात करेंगे तो R इज द मोलर गैस कांस्टेंट। यहीं पे लिख देता हूं छोटू सा टर्म में, यहाँ पे देखिए साइड में लिख देता हूं, जो R हो गया वो क्या हो गया, मोलर गैस कांस्टेंट। अभी आगे आते हैं एब्सोल्यूट क्या हो, डोंट वरी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर P क्या हो गया आपको, यहाँ पे प्रेशर हो गया बच्चा, प्रेशर हो गया। V जो हो गया आपको क्या हो गया, V वॉल्यूम। अब एक नया टर्म्स बचा है यहाँ पे A एंड B। तो A एंड B जो होता है वो क्या होता है, वंडरवॉल कांस्टेंट कहलाता है। जो A और B की बात करेंगे ना, A कॉमा B इज द वंडरवॉल कांस्टेंट। गॉट इट। तो ये दो अलग अलग टर्म्स आपको रियल गैस की बात किया और हमने आइडियल गैस की बात किया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द इक्वेशन। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इन दोनों को डायमेंशन क्या P प्लस A बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। हाँ एग्जैक्टली दिस, क्योंकि देखो जब जैसे मान लिया कि किसी चीज का एडिशन करते हो तो लेंथ को लेंथ से ऐड करते हो, यानी कि अगर डिस्टेंस मीटर है तो मीटर प्लस मीटर ऐड करोगे, या फिर तो सिंगल यूनिट में होना चाहिए। तो यही यहाँ पे लिखा है कि P प्लस
ए बाई वी स्क्वायर, यानी ए बाई वी स्क्वायर का जो यूनिट होगा वही यूनिट आपको मतलब प्रेशर का यूनिट ए बाई वी स्क्वायर का होगा। तो वंडरवाल कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ए है और बी भी आपका वंडरवाल कांस्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रियल गैस एंड नाउ आई होप सो कि दिस इज क्लियर कि आपको आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है, उन दोनों का पैरामीटर्स क्या पूछे जा सकते हैं। अब एक नया टर्म आता है, दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन। जो आपने पढ़ा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है फॉर मटेरियल सॉलिड के लिए, कि काफी सारे टर्म जैसे कि आपने आयरन के लिए पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम याद किया होगा, कॉपर या स्टील याद किया होगा। तो वो स्टील वही हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर, ये चार काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको थर्मल एक्सपेंशन के लिए याद करना है। तो थर्मल एक्सपेंशन फॉर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की अगर हम बात करें तो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो पहला सवाल ये होता है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। क्या ये डायरेक्टली वैल्यू पूछेंगे? नहीं। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, दे मे बी आस्क सम मैकेनिकल टर्म, they are expecting from you some mechanical properties, mechanical terms. So you just prepare for the mechanical terms. So thermal expansion of the solid, liquid and gas. The next heading and next topic is thermal expansion of solid, liquid। के पास कौन सा कंडीशन थर्मल, देखो चाहे हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करेंगे, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, जब हीट एनर्जी दोगे तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। हीट तो आपस में मॉलिक्यूल इधर से उधर भागेंगे तो एक्सपेंशन होगा। तो वही चीज कह रहा है, सॉलिड में होगा, लिक्विड में भी होगा और गैसेस में होगा। ये सारी चीजें आपने ऐसे 11th-12th में पढ़ा, बट हमें वो चीजें 11th-12th का सवाल नहीं आएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अगर हम चाहे सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सॉलिड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। कहने का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट हमें जरूरत है, किस चीज के लिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर लिए फॉर द यूनिट मास। तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसका स्पेसिफिक हीट का, जो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है। दे में भी आस्क इन द सीजीएस सिस्टम और भी सारी चीजें। तो एक टर्म लिखते हैं कि द स्पेसिफिक हीट of the material, specific heat of the material of a solid, और लिक्विड भी लिख लो साथ साथ, of a solid or liquid may be defined as ध्यान से सुनिएगा, defined as the amount of heat, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताया था, the amount of heat required, the amount of heat required to raise, कितना? To raise the temperature, to raise the temperature of, किसके लिए करेंगे? यूनिट मास की बात करते हैं। किसके लिए? यूनिट मास। देखो ये सारे के सारे टर्म्स स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। यूनिट मास ऑफ द सॉलिड थ्रू हाउ मच? 1 डिग्री C। गॉट इट। तो 1 डिग्री, तो इसको जो थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात, अगर आपको याद होगा तो 12 इंटू 10⁻⁻⁻ पर डिग्री C। इज इट क्लियर? तो इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? It is denoted by what? It is denoted by डिग्री C, डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होता है वो होता है जूल, कैल्विन, केजी, सॉरी कैल्विन हम बाद में लिखते हैं इस तरह, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के इनवर्स
केजी इनवर्स, और या फिर इसी को कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, जूल केजी इनवर्स के इनवर्स, दोनों एक ही चीज है। दैट इज इन द केस में एसआई सिस्टम, ये आपको एसआई सिस्टम। अब इसी को अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जूल की जगह केल्विन, बिल्कुल क्लियर, केजी की जगह ग्राम इनवर्स, बिल्कुल क्लियर, और केल्विन की जगह क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। किस में आएगा ये आपको, सीजीएस। तो ये दोनों में से दोनों में कोई भी पूछ लिया जाए अगर कि एसआई सिस्टम में क्या कहता है, तो यू कैन जस्ट आंसर इन द एसआई सिस्टम। अगर आपको सीजीएस सिस्टम में पूछा जाए तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा तरीका से तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए जूल को क्या लिखेंगे, कैलोरी, एंड के को क्या लिखेंगे, डिग्री सी, और केजी को क्या लिखेंगे, ग्राम। यही चीज तो किया हमने। तो देखो, नॉट इवन फॉर दिस क्वेश्चन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने के पीछे रीजन ये है कि इफ दे मे बी आस्क इन एनी यूनिट, they may be asked in any unit, you just know the basic parameters to conversion, कि how to convert the SI system to CGS system, either CGS system to SI system। क्योंकि देखो सवाल किसी भी तरीके का पूछा सकता है, हो सकता है इसका डायमेंशन पूछ ले, तो चीजों को आपको पता होना चाहिए यूनिट डायमेंशंस का अच्छे से। काफी सारे हो सकता है, नॉट इवन फॉर दिस फोर्स का पूछ ले, न्यूटन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से पहले जब आपका एक चैप्टर सब्जेक्ट इसमें और है, हाँ नाम नहीं याद आ रहा, बताता हूँ, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें यूनिट डायमेंशन का पूरा चीज़ है, हर चीज़ पढ़ना, तो वो मैं आपको बाद में उसको डिस्कस करूंगा, बट पहले आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर कराता हूँ, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या कहलाता है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की ही बात करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन को और क्या लिख सकते हैं, इट इज एन अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी व्हाट, जैसे कि मान लिया कि किसी को T डिग्री टेम्परेचर से रेज कर रहे हो, तो कितना अमाउंट हीट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द डेल्टा क्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। यही चीज बोल रहा था ना कि यूनिट मास को हम 1 डिग्री टेम्परेचर के थ्रू रेज करते हैं, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है। तो इट इज एन अमाउंट ऑफ हीट, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज द डेल्टा क्यू की बात नीड है, रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास m। जो यूनिट मास की बात किया दैट इज द m, एंड द सॉलिड थ्रू डेल्टा टी। टेम्परेचर की बात किया था 1 डिग्री सी के, तो उसको हम टी डेल्टा टी की बात करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन। तो यू कैन जस्ट राइट इट एज लाइक दिस। आइए नीचे एक लाइन और लिखते हैं, एक स्टेटमेंट और लिखते हैं छोटू सा, कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही अलग तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए तो इफ एन अमाउंट ऑफ हीट, कितना से, डेल्टा क्यू से, is needed or required to raise the temperature। ये टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मास m। गॉट इट। यूनिट मास की बात किया था, वहां पे अमाउंट ऑफ हीट की बात किया, तो अमाउंट ऑफ हीट को हमने डेल्टा क्यू लिया और यूनिट मास को हमने m लिया, ऑफ द सॉलिड थ्रू डेल्टा टी। ठीक है, सो फ्रॉम डेफिनेशन you can just write it as like this, कि C is equals to delta Q by M into delta T। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, M into C into delta T। now this is clear, this is one of the most important equation from the upcoming topics। जब हम साइकिल की बात करें कि ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल का, तो काफी जगह पे ये यूज होने वाला है। तो इस तरीके से ये टॉपिक और ये जो फॉर्मूला है, छोटू सा जो फॉर्मूला दिख रहा है, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू
डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी की हम बात करें, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट देखेंगे क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर स्पेसिफिक हीट फॉर द सबस्टेंस की बात करते हैं कि कोई सबस्टेंस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है, सीजीएस सिस्टम क्या हो सकता है। तो यू हैव टू नो दीज पैरामीटर्स, दीज टर्म, और ये चीज अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। गॉट इट। तो फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने स्पेसिफिक हीट की बात किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, तो एक एक करके हम आगे आते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू इंटू सी इंटू डेल्टा टी, द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या कहता है कि इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टेंस, सेकेंड टर्म्स इज व्हाट, इन केस ऑफ, लिख लीजिए, इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू टी। ओके, तो ये दो छोटा छोटा टर्म्स था जो मैंने बता दिया। अब नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द एसआई यूनिट की बात करेंगे, तो एसआई यूनिट कैसे लिखोगे। सो एसआई यूनिट इज वेरी सिंपल, देयर इज नो एनी बिग डील रिगार्डिंग द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी डिग्री के, या फिर आप ये भी लिख सकते हो किलो कैलोरी पर केजी डिग्री के। तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म, दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर कि Q क्या हो जाएगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, T क्या हो जाएगा, दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, S क्या हो जाएगा, दैट इज द, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक पैरामीटर्स कि अगर हमारा Q क्या है, तो Q क्या होगा, अभी आपको बताया कि दैट इज द अमाउंट, किसका हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं कराऊंगा, बेसिक बेसिक जो न्यूमेरिकल होंगे जो आने के चांसेस होते हैं वो मैं कराऊंगा। टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड द एस बराबर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस। So this is clear, this is the, I hope so that this thing are very clear, there is no doubt up to this points, Q, S and T. Okay, so that's great. तो अब बात करेंगे हम, our the next topic is the specific heat of gas. So when we are talking about heat of the gas, we have two terms. We can represent these terms with respect to the constant pressure and constant volume. तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा, या फिर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको सीवी से डिनोट करते हैं। फिर आ जाएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सीपी से डिनोट करते हैं। आई होप सो ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द सीपी एंड सीवी एंड व्हाट आर द बेसिक रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीवी। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, अगर हम जैसे ही टर्म्स का नाम लेते हैं तो एक छोटा सा टर्म लिखते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या कहलाता है, व्हेन द गैस इज हीटेड, अगर आप गैस को गर्म करते हो विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंजेस होंगे। तो क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजेड विथ रिस्पेक्ट टू द स्मॉल एक्सटेंट ऑफ हीट। थोड़ा सा भी गर्म करते हैं अगर हम गैस को, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस होंगे। एंड इन द गैस देर इज अनसर्टेनिटी, एंड देर इज अनसर्टेनिटी। जब वहां पे अनसर्टेनिटी होगा,
और उसी अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। सो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिख लीजिए। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखिएगा कि व्हेन, इस तरीके से लिखिए ज्यादा बेटर है, व्हेन gas is heated, when gas is heated even through small extent, even through small extent, pressure and volume, PR for the pressure and VOLM पे लिख दिया volume, pressure and volume of gas changes, got it? Pressure and volume of gas changes, it brings, क्या हो जाएगा, it brings uncertainty, किसके मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, इन मेजरमेंट ऑफ किसके मेजरमेंट की बात करते हैं हम, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। मतलब अगर गर्म किया जाए, थोड़ा सा भी हीट उस पर प्रोवाइड किया जाए, तो उस गैस में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है, उस जिसके कारण प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे आंसर। तो हाउ कैन, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दो टर्म्स लिया हमने, प्रेशर और वॉल्यूम। तो फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू द एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, एंड द सेकेंड टर्म इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, uncertainty is developed when we are measuring the specific heat, when we increase the temperature or when we provide the heat in the gas, the major difference is in the pressure and volume. So we will take the two parameters with respect to the constant volume and constant pressure. So the first term is the principal specific heat at constant volume, पहला पैरामीटर लिखिए। पूछा जाता है कि क्या होता है कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV से डिनोट करेंगे। तो CV क्या कहलाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस। जैसे कि अभी आपने वहां पे सॉलिड के केस में देखा था, सेम टू सेम कि फॉर द यूनिट मास ऑफ द गैस थ्रू 1 केल्विन, 1 डिग्री ऑफ केल्विन, 1 डिग्री ऑफ केल्विन, व्हेन इट्स वॉल्यूम कीप कांस्टेंट। समझ में आ गया? अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, साफ साफ एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद दूसरे वाले से नहीं लिखूंगा, कि आपको सिर्फ बता दूंगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass, क्या होता है, of unit mass of gas, we are talking about the gas ना, तो यहां पे gas लिखेंगे, through what, 1 डिग्री K, when its volume keep constant, क्या होता है, its volume keep constant। आई होप सो दिस इज क्लियर कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम CV के केस में क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रेज टू required to raise the temperature of unit mass of the gas through 1 degree of Kelvin when it is the volume keep constant। उसी तरीके से अगर हम दूसरा टर्म्स अगर आपको लेके बताएं, दूसरा टर्म आपको क्या कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिर्फ यहाँ पे टर्म्स जो है हम चेंज क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक छोटा सा टर्म चेंज कर रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। तो जब प्रेशर की बात करेंगे, एक छोटा सा टर्म्स को हम चेंज करेंगे, तो बस उसी के रेस्पेक्ट में लिख देंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। वॉल्यूम को क्या करेंगे, प्रेशर, और CP को क्या लिखेंगे, CV, मतलब CV को लिख देंगे। तो ये आपको दूसरा नंबर हो गया।
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या हो, सीवी क्या हो जाएगा, सीपी। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the gas through 1 degree of K when its pressure constant, pressure keep constant। गॉट इट। तो दो अलग अलग टर्म्स आपके पास है, एक हो गया सीपी का, दूसरा होगा सीवी का। एक में कांस्टेंट प्रेशर किया, दूसरे में हमने कांस्टेंट वॉल्यूम किया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, एंड नाउ यू ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट प्रेशर एंड विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट टेम्परेचर। द थर्ड पैरामीटर एकदम सेम तरीके से लिखेंगे। द थर्ड पैरामीटर इसी के साथ साथ वो भी कवर कर लेते हैं। द थर्ड पैरामीटर इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। गॉट इट। द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume। इसको नीचे लिखा हूं, ठीक है, CV। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ। ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखाता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। चेंज कहां पे हुआ, यूनिट मास ऑफ गैस के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ गैस। यहां पे 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री के व्हेन इट्स वॉल्यूम कीप कांस्टेंट। तो मैं नीचे लिख देता हूं स्टेटमेंट, बिल्कुल क्लियर हो गया। मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि दे में भी आस्क की प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उस तरीके की स्टेटमेंट दे देंगे। तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर तो ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बस यही चेंज करते हैं, वहां पे यूनिट मास की बात करते हैं, यहां पे 1 मोल ऑफ गैस की बात करते हैं। थ्रू व्हाट, 1 डिग्री ऑफ के व्हेन इट्स वॉल्यूम कीप कांस्टेंट। अब जो फोर्थ टर्म है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लिखें कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आप खुद से लिख लेंगे, दैट इज द सीपी। तो स्टेटमेंट आप अब खुद से लिख सकते हैं कि द, जहां पे हमने सब कुछ सेम है कि the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree when its pressure keep constant, when its pressure keep constant। Now this is clear। ये चारों के चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात किया विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट, दीज आर द पैरामीटर्स। दे मे बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ, कभी कभी ऑब्वियस सी बात है कि आपका तो एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछेंगे, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ ले या किसी और पैरामीटर्स के फॉर्म में पूछ ले, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। एंड द नेक्स्ट हेडिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द कि मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन होता है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द मोलर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो आइए लिखते हैं, एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं यहां पे कि रिलेशन कुछ तो होगा ना बिटवीन मोलर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट।
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो Cp इज इक्वल्स टू mCp, एक प्रिंसिपल हो गया, एक मोलर हो गया, एंड Cv इज इक्वल्स टू mCv। गॉट इट? एक मोलर हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, दोनों का दोनों सिंपल सा टर्म है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि m बराबर क्या होता है, तो आई थिंक सो दोनों चीजें आपको क्लियर होगा। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है? लिखिए, टर्म्स और लिखिए कि रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर गैसेस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए टर्म्स दे दिया जाएगा और कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये टर्म्स होता है Cv बराबर आर, Cp माइनस Cv बराबर आर, एंड Cp एंड Cv आर द मोलर स्पेसिफिक हीट। Cp और Cv क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। Cp एंड Cv आर, वो तो आपको पता चल ही गया, आपको समझ में आ गया, मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो कब तक वैलिड होता है कि जब सारा का क्वांटिटी जो यूनिट है वो सेम होता है। सेम यूनिट में होगा तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल क्वांटिटीज इज सेम यूनिट्स, मतलब सारे के सारे जो क्वांटिटी है वो एक ही यूनिट में। एक टर्म आता है कि Cp और Cv अगर किलो कैल्विन में होता है, किलो कैल्विन में होता है, और दूसरा अगर R एक टर्म्स जो है वो अगर जूल में हो। तो एक साइंटिस्ट थे मेयर्स, उन्होंने एक रिलेशन दिया था। पहले तो ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि आप इसमें नोट देके लिखता हूँ इस टर्म्स को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वैलिड only when all quantity is same। गॉट इट? लेकिन मेयर्स इक्वेशंस क्या कहता है? मेयर्स ने एक इक्वेशन दिया था,